खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी चुनाव से पहले शामली जिले का कैराना एक बार फिर सुर्खियों में 346 हिंदू परिवारों के पलायन की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत का कड़ा रुख सामने आया है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि पलायन करने वाले हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। पलायन कर गए परिवारों की घर वापसी के लिए यूपी सरकार की तरफ से कोशिश क्या की गई, इस सवाल का जवाब अब कोर्ट को देना होगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई वोट बैंक की राजनीति ने इस मामले में सरकार के हाथ सही कार्रवाई के लिए रोक दिए या फिर चुनावों की खातिर इस मुद्दे को फिर हवा देने की कोशिश की जा रही है। क्या है कैराना की असलियत, इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे बहस अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। शामली जिले के कैराना में सैकड़ों हिंदुओं खानदानों की नकले मकानी की तहकीकात सीबीआई से किए जाने के मुतालबे की इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर पिटीशन पर जुमेरात को समाअत हुई। दरखास्त गुजार लोकेश कुमार खुराना की जानिब से दाखिल मफाद आमा अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले को संजीदगी से लेते हुए रियासती हुकूमत से पूछा है कि नकले मकानी करने वाले हिंदुओं की हिफाजत के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम किए। वहीं कोर्ट ने नकले मकानी कर चुके खानदान की वापसी के लिए की गई कोशिशों की रियासती हुकूमत से जवाब तलब की, जबकि मामले की अगली समाअत इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 फरवरी को होनी है। हुकुम सिंह पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उन्होंने एक लिस्ट दी थी 346 परिवारों की जो वहाँ से पलायन कर गए, और एक लिस्ट दी थी 10 लोगों की जिनका मर्डर किया गया, और उन्होंने नाम दिए थे एक महिला का कश्यप थी जात की, उसको घर से उठा ले गए थे। एक कमेटी भेजी कि आप इसको जांच करिए, बहुत सीरियस मैटर है और जांच कर रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें उन्होंने 20 पॉइंट रखे हैं और उन 20 पॉइंट पे उन्होंने दिखाया है कि यहाँ मर्डर किए गए, यहाँ लड़कियाँ रेप की गई। शामली जिले का कैराना साल 2016 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब बीजेपी लीडर हुकुम सिंह ने मुस्लिम तबके के मुबैना जुल्म सितम से परेशान होकर 346 हिंदू खानदान की नकले मकानी का इल्जाम लगाया। साथ ही उन्होंने एक फहरिस्त भी जारी की। इसके साथ ही उन्होंने 10 हिंदुओं के कत्ल किए जाने और औरतों और लड़कियों के साथ बदसलूकी किए जाने का भी इल्जाम लगाया। इस मामले की शिकायत कौमी इंसानी हुकूक कमीशन से भी की गई। कमीशन ने 4 रुकनी आला हुक्काम की कमेटी से जांच कराई। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया था कि सैकड़ों हिंदू खानदान जुल्म सितम, अगवा, लूट मार और कत्ल की मुसलसल वारदातों की वजह से नकले मकानी कर रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए रियासती हुकूमत ने एक कमेटी भी तश्कील दी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो बात कही वो बिल्कुल इसके बरअक्स थी, जबकि इसकी असल वजह रोजगार है, जिससे लोग शहरों का रुख कर रहे हैं। हुकुम सिंह की जानिब से दी गई फहरिस्त में 4 नाम ऐसे थे जो 20 साल पहले ही मर चुके थे। जिन लोगों की नकले मकानी के बारे में बात कही गई थी उनमें से 13 ने कभी कैराना नहीं छोड़ा और 68 ऐसे थे जो कारोबार और बेहतर मुलाजमत की वजह से बाहर गए थे। कमेटी ने अखबार और पुलिस के हवाले से ये भी कहा था कि 150 मुस्लिम खानदान भी नकले मकानी में शामिल हैं, जिनका नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। जबकि बीजेपी कैराना मामले को यूपी में होने वाले असेंबली इंतखाबात में इस्तेमाल कर सकती है। हासिल शुदा इन रिपोर्ट्स के बाद रियासती हुकूमत को कहीं न कहीं अपना वोट बैंक नजर आया। यही वजह रही कि वक्त रहते हुए भी रियासती हुकूमत ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की और बैठे बैठाए बीजेपी को हिंदुओं के नाम पर सियासत करने का एक और मौका मिल गया। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या कैराना में वोट बैंक की सियासत ने हुकूमत को कार्रवाई से रोका। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। इस मुद्दे पर आज हम बहस करने जा रहे हैं, साथ ही साथ कैराना की असलियत क्या है और कहीं यूपी चुनाव के मद्देनजर इस मामले को एक बार फिर तूल तो नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम सवाल आज जहन में खड़े हो रहे हैं और हम आज की अपनी इस बहस के जरिए कोशिश करेंगे कि इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा सकें। आपको बता दें, कैराना साल 2016 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने एक लिस्ट जारी की थी 346 हिंदू परिवारों की और कहा था कि पलायन कर गए हैं ये तमाम परिवार
हालांकि बाद में मानवाधिकार आयोग की टीम ने जब कैराना जाकर इस मामले की जांच की तो सच्चाई जो सामने आई वो उससे थोड़ी अलग थी। 250 परिवारों का जिक्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में किया गया जिन्होंने पलायन किया था, जबकि बाकी लोग जिनका नाम हुकुम सिंह की लिस्ट में था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हो चुकी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कारोबार के सिलसिले में बाहर गए थे, लेकिन उनका नाम भी इंक्लूड कर दिया गया था बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की लिस्ट में। बहरहाल अब कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से कुछ सवालात किए हैं जिनका जवाब देना जाहिर है राज्य सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। पूछा यह गया कि पलायन करने वाले हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यह सरकार को बताना होगा। साथ ही साथ अखिलेश सरकार को यह भी बताना होगा कि जो पलायन कर गए हैं परिवार, उनकी घर वापसी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से। बहरहाल अपने तमाम खास मेहमानों से मैं आपका तारुफ करा दूं। सुदेश वर्मा साहब बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं इस बहस में। विनोद बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। मनीष सिंह समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन थोड़ी देर में लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। शहजाद पूनावाला कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही, और स्वामी चक्रपाणी महाराज जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया संत महासभा के, वो भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। और स्वामी चक्रपाणी महाराज इस बहस में इसलिए हैं क्योंकि बाकायदा संतों की एक टीम कैराना गई थी और इस टीम ने क्लीन चिट दी थी एक तरह से सरकार को, और कहा यह था कि किसी भी परिवार ने पलायन नहीं किया डर कर, जो बात हुकुम सिंह की तरफ से की गई थी। सुदेश वर्मा जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है कि जो सरकार से सवाल पूछे गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से, इस मामले को जितनी गंभीरता से लिया गया है, उन सवालों के जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल होगा क्या? क्योंकि ज्यादातर बार सिरे से खारिज ही किया गया इस पूरे मुद्दे को और यह माना ही नहीं गया कि किसी परिवार ने पलायन किया डरकर। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का रवैया शुरू से ही ऐसा रहा है कैराना में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हुकुम सिंह जी के नंबर सही थे कि नहीं, उन्होंने 350 आंकड़े की बात की थी, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि पलायन हुआ है और पलायन के कारणों का भी बताया, बड़ा विस्तृत से जानकारी दी है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कल कहा उसके बाद तो मामला बिल्कुल साफ है। ऐसा लगता है कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने दायित्व को नहीं निभा पा रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। उसके लिए सिटीजन है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, किस जाति का है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है और किसी खास एक समुदाय को ज़्यादा वर्चस्व दिया जा रहा है या गुंडागर्दी को नहीं रोक पा रहे हैं। एक भय का माहौल है जिसके कारण से एक कम्युनिटी को पलायन करना पड़ा, और ऐसा हुआ है तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं और आपको ऑब्जेक्टिवली काम करना ही है, क्योंकि अगर आप इम्पार्शियल नहीं रहेंगे तो क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर सत्ता कैसे चलेगी, गवर्नेंस कैसे होगा? ये गुड गवर्नेंस का भी मामला है। गुड गवर्नेंस का एक इंटीग्रल पार्ट है कि आप सबको साथ लेके चलें, और ऐसा एक माहौल बनना चाहिए जिससे हर व्यक्ति को लगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन है, ये हमारे लिए भी है, ये किसी खास कम्युनिटी समुदाय के लिए नहीं, हम सब के लिए है। तो इसलिए प्रशासन को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मांगने के बाद ये लोग अपना रिपोर्ट देंगे और अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, मनीष सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार को जाहिर है हाईकोर्ट के सवालों का जवाब देने में मुश्किल होने जा रही है, ये बात मानते हैं आप? क्योंकि अभी तक तो आप लोग इस बात को ही खारिज करते रहे हैं कि पलायन हुआ किसी का कैराना से डरकर। समीर जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। अभी मैं बीजेपी के स्पोक पर्सन की बात सुन रहा था, क्योंकि मैं विलम्ब से चर्चा में शामिल हुआ। इन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे उंगली उठाया है, और दूसरा इन्होंने कहा है कि सर मानी चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह के हालात पैदा हुए। देखिए समीर जी, उत्तर प्रदेश में शामली के कैराना की जो जगह है, उत्तर प्रदेश इतना 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है
जिसमें से मात्र 346 परिवार के लोग ऐसे आए सामने। हुकुम सिंह जी बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके तरफ से 346 ऐसे परिवारों के नाम सामने लाए गए जिन्होंने मुस्लिम भाइयों के आतंक के वजह से घर छोड़ दिया, ऐसा उन्होंने कहा। आप एक बात सोचिए कि क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ कैराना में मुस्लिम भाई रहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश के और किसी कोने में मुस्लिम भाई नहीं रहते? क्या कहीं और किसी मुस्लिम भाई के द्वारा हिंदू भाइयों को तंग नहीं किया जाता है? नहीं, इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए ना मनीष जी। मनीष जी, यही तो दिक्कत है ना, इस पूरे विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दिया जा रहा है? बाकायदा मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है, उसको पढ़ लीजिए। साफ तौर पर लिखा हुआ है मुकीम काला गैंग का यहाँ पर आतंक है, उसके बदमाश घूमते रहते हैं। अब बदमाशों की जाति देख के फैसला होगा क्या? यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी, और यही आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सुमेश जी, मेरा काउंटर वोट बैंक की राजनीति के चलते आपने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की वहां पर। नहीं, वोट बैंक। देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी, हमारी पार्टी के सम्मानित परम आदरणीय श्री नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, इनके जो शासनकाल और इनकी जो कार्य पद्धतियां रही हैं, उनमें उत्तर प्रदेश को कैसे हम बेहतर बना सके, उत्तर प्रदेश को हम कैसे आगे ले जा सके, अल्पसंख्यक दबे कुचले कमजोर वर्ग को कैसे हम बेहतर बना सके, इसके लिए उन लोगों ने काम किया है। अगर कोर्ट में ये मामला गया है तो आप मुझे ये बताइए कि कैराना के मामले में कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज किया आपने, क्या कार्रवाई की? आप हो सकता है मेरे सवालों का जवाब ना दे, लेकिन हाईकोर्ट के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, सरकार की भूमिका इस पूरे मसले पर आपको क्या नजर आती है? याचिकाकर्ता ने भी कोर्ट में अपील करके कहा है कि सरकार का रुख जो है वो इस मामले में ठीक नहीं रहा, एक भी एफआईआर नहीं दर्ज की गई मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के बावजूद। निश्चित रूप से देखो, ये अगर मैं इस बात को कहता हूं, कोई बीजेपी इस बात को कहती है, तो लोगों को लगेगा कि सांप्रदायिक बात कर रहे हैं लोग। वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ कैराना नहीं, कैराना तो एक एग्जाम्पल था जो कि वहां के सांसद ने उस मामले को उठा दिया, अन्यथा तो उत्तर प्रदेश के अनेक ऐसे जिले हैं जहां पर के हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। मैं आपको अभी आपको देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन स्वयं सरकार ने इस बात को कहा है, सरकार के प्रतिनिधि ने इस बात को कहा है, और वास्तव में वहां की स्थिति अगर आप देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 16 अगस्त 2014 को विनोद सिंघल नामक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आज उस पुलिस थाने में कैराना मुद्दा है, कैराना की बात कर रहा हूं, मैं कैराना की बात कर रहा हूं जी। समीर भाई, कैराना से बाहर नहीं गया बिल्कुल भी मैं कैराना की बात कर रहा हूं। कैराना के थाने में 109 हिस्ट्री सीटर्स की लिस्ट दर्ज है। अब जरा निकाल के देखो वो हिस्ट्री सीटर कौन कौन है, आखिरकार किस मतलब हिस्ट्री सीटर का धर्म देखा जाए। आप ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं भाई, जितने भी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, अब सरकार ये काम करे। मैं नहीं देख रहा, सरकार देख रही है, मुस्लिम है, सरकार देख रही है। समीर भाई, ये सरकार देख रही है। देश का दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई जो है धर्म देख के करती है, उसकी जाति मत संप्रदाय देख के करती है। आखिरकार हिंदुओं को मरने के लिए क्यों छोड़ा गया है? आखिरकार क्या कारण है कि 2011 की जनगणना में पहली बार हिंदू जो है, जो शहरी आबादी है उत्तर प्रदेश की, वो 66% से कम रह गई। क्या कारण है? आखिरकार हिंदुओं का पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है, बड़े पैमाने पर हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। ठीक है, हिंदू वहां से भागने को मजबूर है, वहां का धर्मांतरण पर कोई अंकुश नहीं है, और जितने भी गुंडे मवाली हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो किसी एक विशेष संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ये साफ साफ रिकॉर्ड में दर्ज है। विनोद जी, चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, आप लोगों की टीम तो बाकायदा, मनीष सिंह जी बीच में मत बोलिए प्लीज। चक्रपाणी महाराज, आप लोगों की टीम तो बाकायदा कैराना गई थी और आप लोगों ने वहां जाकर दौरा किया था, तमाम लोगों से बातचीत की थी, उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें तो सीधे क्लीन चिट दी थी। यानी आपके हिसाब से तो कोई पलायन हुआ ही नहीं था डर कर। सबीर जी, एक तो देखिए, आप पांचों संतों ने जी रिपोर्ट दिया था, उसको हमें लगता है या तो शासन प्रशासन समझ नहीं पाई या आप लोग भी नहीं समझ पाए। हम लोगों ने पूरा क्लीन चिट नहीं दिया था। हमने जो रिपोर्ट लिया था उसको अभी तक सरकार ने न उस पर कार्रवाई की, न उसको सार्वजनिक की। हम लोग बार बार, या तो हम हो या चार प्रमुख कृष्ण जी हो, सभी तत्वों ने मांग किया कि उसको बाहर लाया जाए, लेकिन सार्वजनिक किया जाए। उसको आज सार्वजनिक नहीं की गई, तो उस पर कोई कार्रवाई की गई। सवाल इस बात नहीं। तो चक्रपाणी महाराज, आपके हिसाब से क्या हुआ था कैराना में? नहीं, कैराना में जो हुआ था उसकी रिपोर्ट बड़ी तरीके से हम लोगों ने उसमें लीक करके और सभी लोगों ने हस्ताक्षर करके दे दिए थे, और देने के बाद उससे कार्रवाई करने की बात थी, लेकिन अभी तक उससे कार्रवाई तो दूर की बात है। जो वहां से देखिए, सबसे बड़ी बात, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी का नहीं, कार्रवाई किस बात की? क्या हुआ था कैराना में ऐसा जिसके बाद आपने कार्रवाई की अनुशंसा की थी अपनी रिपोर्ट में?
बताया था वहाँ के स्थानीय विधायक जो किसकी सरकार है वो उसकी मांग है, अब उसको टिकट दी जा रही है। तो सवाल इस बात का है कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत है, मात्र व्यवसाय बनाकर रख दिया गया है। और बताइए तो निश्चित रूप कहीं न कहीं तो समाज इसका भुगत रहा है। तो हमें लगता है कि अगर रिपोर्ट में भी अगर जो वास्तव में किया जाए तो बड़ी निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उसको गलत तरीके से पेश करके अपनी अपनी नजरिए से लोग देख लेते हैं। तो उसको मुख्यमंत्री जी आगे उसको लाए, तो सबके सामने वो लाए, देखिए तो उसके दूध पानी हो जाएगा। आखिर उसको ठीक है शहजाद, यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है, अब यूपी में चुनाव है और उससे पहले कैराना का मुद्दा एक बार फिर गरमाने की कोशिश की जा रही है। ये हिंदू मुसलमान का जो रंग देने की कोशिश बार बार की जाती है, अब एक किसी बदमाश के गैंग का आतंक उस इलाके में है, ये बात समझ में आती है। ये बात मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में भी सामने आई है। लेकिन इसको हिंदू मुसलमान का रंग दे देना, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश किसी भी पार्टी की तरफ से, पार्टी को अगर हम छोड़ दें, किसी भी पार्टी की तरफ से, क्या सीधे सीधे वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते ऐसा किया जाता है क्या? पर सर मुझे लगता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स का अगर आपको उदाहरण दूं तो जब साक्षी महाराज का एक बयान आता है जिसपे इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करता है, परवेश वर्मा का बयान आता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, योगी आदित्यनाथ, ऐसे कई नेता हैं जो वो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, जो वो बयान करते हैं और वो भी सियासत के चलते करते हैं और चुनावों के पहले ही करते हैं। और मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, पर ये लोग सांप्रदायिक जहर फैलाते हैं। तो ये भी एक बात है। मैं सिर्फ हिंदुओं के बातों को कोट करना चाहता हूं कुछ। आप बार बार मानवाधिकार आयोग का हवाला दे रहे हैं जी। अल्पसंख्यक आयोग ने भी एक रिपोर्ट दी थी, पर उसको हटा दीजिए क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग पे कुछ लोग उस पर एतराज करेंगे। तो हम दोनों आयोग जो स्टैट्यूटरी आयोग है उनको अलग कर देते। एक मिनट विनोद जी, एक मिनट। हाँ। दयाचंद वाल्मीकि, ये जब 346 नाम निकाले थे हुकुम सिंह ने, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, आपके जो सिस्टर चैनल IBN 7, ये सब लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने सबसे पूछने लगे कि क्या हुआ यहाँ पे। दयाचंद वाल्मीकि का नाम था, वो कहने लगे कि हमारा नाम इसमें कैसे आ गया, हम यहाँ पे रहते हैं, 25 साल पहले सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसके बाद आज तक किसी मुसलमान ने हमें कोई थ्रेट नहीं दिया। हाँ। विपुल जैन बोले हाँ मेरे अंकल गए पर वो कैंसर के पीड़ित थे और यहाँ पे अस्पताल नहीं है तो इसलिए चले गए। शैलेंद्र कुमार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कहते हैं, शैलेंद्र कुमार, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए, मैं आपको जोड़ देता हूं जो आप कह रहे हैं, उसमें एक बात और जोड़ देता हूं, इसमें बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस हुए और ये सामने आया कि 346 लोगों की लिस्ट में बहुत सारे नाम गलत लिखे हुए थे, हुकुम सिंह को अपनी बात भी वापस लेनी पड़ी, रास्ता नहीं था। हुकुम सिंह ने जो हिंदुत्व के नाम पे करने की कोशिश की, 250 परिवारों ने पलायन किया, ये तो माना गया ना सर, पर वो नामों में से कुछ नाम राजनाथ सिंह जी के शासनकाल में भी गए थे, तो क्या राजनाथ सिंह जी भी हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे क्या? इसके पीछे जो आर्थिक कारण थे पलायन के पीछे, इसके पीछे जो दूसरे कारण थे, उसको नजरअंदाज करके सिर्फ एक चीज को जोड़ना, या किसी, मैं अगर कह दूं कि गुजरात में जो दंगे हुए उसकी धर्म और जात क्या थी दंगाइयों की, अगर मैं ये कह दूं कि किसी मस्जिद को गिराने वालों की धर्म और जात क्या थी, अगर मैं ये कह दूं कि अगर जो दूसरे इलाकों में, कई इलाकों में जो गुंडागर्दी होती है, नक्सलाइट की धर्म और जात अगर मैं देखने लगूं तो ये कौन से आतंकवाद है फिर? ये तो बीजेपी ही इसको मना करती है ना कि धर्म और राजनीति, आतंकवाद को धर्म का रंग मत दो, क्राइम को धर्म का रंग मत दो। फिर तो ये क्यों कर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है ना ये? देखिए ये सीधा जी, मैं आऊंगा, सुदेश जी आऊंगा, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है। हाँ। और मुकीम काला जो है वो एक क्रिमिनल है और उसकी वजह से कुछ हुआ है, लेकिन कुछ हुआ जो उसकी वजह से कुछ लोग गए, कुछ हुआ, लेकिन वो कितने हैं? पहले वो हुकुम सिंह अपने बयान से पलटे, अगले दिन 3 आदमी आए, 3। और मैं NHRC की रिपोर्ट की बात बताता हूं जी। NHRC की रिपोर्ट में सैकड़ों खामियां हैं। NHRC ने जो रिपोर्ट दी है, जिस तरह से बटला हाउस के फेक एनकाउंटर में बगैर स्पोर्ट इंस्पेक्शन, बटला हाउस का फेक एनकाउंटर, बटला हाउस का फेक एनकाउंटर, अरे भैया कम से कम इस टीवी चैनल पे तो मत चुप कराइए। बटला हाउस के एनकाउंटर को फेक करके आप शहीदों की बेइज्जती कर रहे हैं आप। विनोद जी उनको अपनी बात रखने दीजिए और कासमी साहब आप प्लीज मुद्दे पर रहिए, कैराना की बात कीजिए। जिस तरह से NHRC ने कई जगह बटला हाउस पर भी बगैर पहुंचे रिपोर्ट छोड़िए बटला हाउस, ऐसे ही NHRC ने वहां पर भी ये नहीं, तो मुझे ये समझाइए कासमी साहब, अब मनीष सिंह जी की पार्टी सत्ता में है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, FIR वो दर्ज नहीं करेगी, पुलिस जांच करेगी नहीं, NHRC की रिपोर्ट आप मानेंगे नहीं,
तो फिर चलेगी कैसे? इनकी रिपोर्ट सवाल ये है, हल कैसे इन्हीं की होगी? रिपोर्ट चलेगी जी। सवाल ये है कि कितने लोग, हम लोग, आप लोग, तमाम लोग जो है रोजी रोटी की तलाश में बाहर आते हैं, बाहर जाते हैं। ऐसे ही वो लोग गए हुए हैं। आप उनको पलायन नहीं कह सकते। वाह वाह, आप उनको पलायन नहीं कह सकते। डेफिनेशन है? वो रोजी की तलाश में गए। रोजी, असल पलायन तो वो था जो उससे पहले फसाद हुआ, शामली में लोगों को मारा गया, मुजफ्फरनगर के इलाकों में लोगों को मारा गया, और कैराना में लोगों को मारा गया, और उनकी तादाद 5000 से ज्यादा थी। ठीक है, सुदेश जी जवाब देना वो चाहते हैं। लोग हैं, माइनॉरिटी के वो लोग हैं, मुसलमान हैं वो, जो आज भी पड़े हुए हैं बहुत से कैंपों में। ठीक है, सुदेश जी। देखिए समीर अब्बास साहब, इस मुद्दे को सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि अगर मुसलमान गुंडे हैं या हिंदू गुंडे हैं, गुंडे गुंडे हैं, गुंडे की तरह देखा जाए, इसको फिरका परस्ती की राजनीति में ना लाया जाए। और यही कंप्लेन आया है। NHRC की रिपोर्ट देखी या इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी जजमेंट है, इसी संदर्भ में आया है। इसमें हम लोग अपनी राजनीति न देखें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा नहीं है पलायन हुआ है तो अगर आप बोलते हैं, जो मौलाना साहब बता रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए हुआ है, तो एम्प्लॉयमेंट आपको पता है कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा गरीबी है, तो पलायन मुसलमानों में भी होगा। भय से पलायन हो, वो पलायन दूसरा होता है। अपनी बहू बेटियों की हिफाजत नहीं कर पाए इसलिए पलायन हो, वो पलायन दूसरा होता है। उसकी बात हो रही है। इसको थोड़ा संजीदगी से ले, इसको संजीदगी से, खास करके जो हुक्मरान हैं उनको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए इन मुद्दों पर। मैं उठा रहा हूं इसलिए जनता इस पर फैसला करेगी। लीजिए ना, नहीं, शहजाद सुदेश जी जो बात कर रहे हैं वो भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। बात का अगर डर कर, मैं कहता हूं एक भी शख्स का पलायन हुआ अगर डर कर, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी, कार्रवाई होनी चाहिए। उसी पे जवाब दे रहा हूं जी। पहले तो ये कोर्ट की प्राथमिक टिप्पणियां हैं। हाँ, प्राथमिक टिप्पणियां अगर लेनी है तो नीरो भी किसी को कहा गया था। दूसरी बात, ये आदेश, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हमें जवाब दो कि ये ऐसा हुआ, क्या हुआ, वो जानकारी ले रहे हैं। ठीक बात। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ने इंक्वायरी की थी इस मामले में। जैसे हुकुम सिंह कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है चलते फिरते, MP है और भाजपा के 70 से ज्यादा MP है, सब लोग वहां पे एक्टिव है। तो उनकी बातों पे इस सरकार ने तवज्जो दिया था। विनोद जी आपसे भी सवाल है, विनोद जी आपसे भी सवाल है, आपसे भी ये सवाल है, CBI जांच क्यों नहीं करवाई? उसमें क्या तकलीफ है? मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल विनोद जी और सुदेश जी से ये है, यहाँ पे पलायन हुआ, इसके पीछे क्या कारण था? आप निश्चित इसके पीछे आप कारण निकालिए। पर मुजफ्फरनगर में जो दंगों की वजह से हजारों लोग पलायन किए, कभी उनके लिए आपके लोगों ने आवाज किसी ने नहीं कहा। आपने कभी नहीं उठाई आवाज। हमने कहा दंगाइयों का साथ दे रहा है आजम खान को, पहले आजम खान जैसे मंत्री दंगाइयों का साथ दे रहे हैं, जहर उगल रहा है, जिहादियों के साथ खड़े हुए हैं। ये उसी का कारण ये दंगे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 400 से ज्यादा दंगे इसलिए हुए क्योंकि जिहादी तत्व जो है सत्ता पर हावी है। तो और हर डिसीजन में रिएक्शन होगा, सरकार के हर डिसीजन में, सरकार के हर डिसीजन में हिंदू मुसलमान का चश्मा लगाया जाता है। आखिरकार क्यों? तो आप भी दंगे करेंगे। जवाब तो सुन लें। जवाब मनीष सिंह जी, हमेशा से उत्तर प्रदेश के अंदर मनीष हुआ सिंह है। जी, आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगते अगर आप आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं? इलेक्शन होंगे वहीं जाएंगे। FIR क्यों नहीं दर्ज की गई सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से इस मामले की जांच की कोशिश क्यों नहीं की गई? उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से समीर जी, उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से जो एक जांच कमेटी बनाई गई थी, उस जांच कमेटी ने स्पष्ट तौर पे यह कमेटी के तरफ से दिया गया था कि जो कैराना में लोगों का पलायन हुआ है, वो एक तो पलायन हुआ नहीं है, वो अपने रोजी रोजगार के चक्कर में दूसरी जगहों पे गए हैं। तो हाईकोर्ट ने क्यों नोटिस इशू कर दिया? पलायन नहीं हुआ, पलायन हुआ नहीं, तो CBI जांच की मांग कैसे कर रहे हो? मनीष जी, नोटिस क्या की बात उत्तर प्रदेश सरकार जवाब देगी, उसका सरकार जवाब देगी। हाईकोर्ट ने आपसे पूछा क्या है? सुनिए मनीष जी, अरे विनोद जी क्यों देश की गुमराह कर रहा है? क्या बात करते हैं आप मेरी बात सुनिए। गुमराह हो रहा है मनीष जी, आप मेरी बात सुनिए। सवाल यह पूछा गया है कि पलायन करने वाले हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कोर्ट ने पलायन कर गए परिवारों की घर वापसी के लिए भी किए गए प्रयासों के बारे में आपसे पूछा है कि जो पलायन कर गए हैं उनकी घर वापसी सुनिश्चित कैसे की जाए, इसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? और ये आप कह रहे पलायन ही नहीं हुआ। कमाल है। आप समीर जी विनोद जी से ही पूछिए कि एक ऐसा परिवार है जिसने कहा है कि हम, अरे मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका तो जवाब दे दीजिए मनीष जी। किया एक कोई परिवार है कैराना में जिसने पलायन किया हो?
नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं। 250 परिवार हैं, 250 रिपोर्ट करे, ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट करी है भैया। आप जब पढ़ा तो करो कम से कम। आप तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश को भी 346 लोगों का नाम रखे, मैं आपको एक टेक्निकल चीज बता दूं। क्या बात करते हैं आप? मनीष जी, एक मिनट। एक कोई परिवार मनीष जी, मनीष जी, आप ये कैसे कहते हो हिंदुओं को नहीं हुआ? आप कैसे करो उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं को नहीं हुआ? आप ये बताइए आखिरकार कैसे ये 250 परिवार निकल गए? बार बार रिपीट हो रही है। शहजाद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ, क्या? कि आप सभी लोग न्यूज रिपोर्ट के हवाले से कह रहे कि हाईकोर्ट ने ये कहा, हाईकोर्ट ने वो कहा। न्यूज रिपोर्ट में मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैं ये भी लिख सकता हूं कि विनोद बंसल ने कहा कि चांद नहीं है और सूरज है। आप रिटन ऑर्डर देखिए, रिटन ऑर्डर में सिर्फ जवाब मांगा गया है, PIL जो फाइल की है रिट पिटिशन। ये कोई ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन लगाना है कि हिंदू परिवारों के लिए क्या किया गया, मुस्लिम परिवारों के लिए, ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया और ये बाकी रिपोर्ट है, इस पे एतबार कर सकते हैं कि हम लोग नीरो वाली ऑब्जर्वेशन जो लोग पलायन करके गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए, ये लिखा हुआ है। जो लोग पलायन करके गए विनोद जी, मुझे रिटर्न आदेश क्या कदम उठाए? मुझे रिटर्न आदेश, विनोद जी, कोर्ट की रिटर्न आदेश सारे लोग अपने रिटर्न आदेश रोजगार के लिए रिटर्न आदेश रोटी के रिटर्न आदेश दिखाइए ना। उत्तर प्रदेश रिटर्न में आदेश ना दिखाइए कोई मुझे। असुरक्षित आप खोल लीजिए, है फोन ना पे खोल कोई लीजिए। आतंकित है। अखिलेश यादव की सरकार ठीक है, मनीष सबको जी। बेहतर सुरक्षा देने में कोई सक्षम आतंकित है। नहीं है। मैं वाह भाई वाह, अभी सुरक्षा वहां देने पर में बहुत सक्षम है। शांतिपूर्ण माहौल है और वो शांतिपूर्ण माहौल बना रहना चाहिए, बने रहने देना चाहिए। दी जाती है और आप उनको जी एयरप्लेन में ठीक बिठा है, करके ठीक है। उनको सम्मानित स्वामी करते हैं। चक्रपाणी महाराज लाखों रुपए का उसको इनाम देते हैं गौ हत्यारों को। एक मिनट, और विनोद आप जी। कहते हैं कि हिंदू अरे विरोधी ये है बात वहाँ पर। करोगे तो अरे, अखलाक ऐसे- को मारने ऐसे वाले नहीं। को क्या आप आतंकी नहीं कहेंगे? ठीक है, ठीक है, विनोद जी आतंकी अखलाक को मारने वाले योगी ठीक है, आदित्यनाथ कासमी साहब, एक पूछिए, मिनट, कासमी साहब, साक्षी महाराज से चक्रपाणी पूछिए, महाराज, उत्तर एक प्रदेश के आपसे हालात कमेंट को चाहूंगा, कौन क्या खराब कर रहा यही है? तमाम वजह हैं जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? कौन सी, क्या बोल रहे हैं? हेलो, अभी जो इश्यूज चल रहे हैं और जिस तरह से मनीष सिंह साहब जिक्र कर रहे हैं, वो तो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि किसी का पलायन हुआ ही नहीं। तो यही तमाम वजह है क्या जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट आ ही नहीं पा रही है पब्लिक में? नहीं देखिए, ऐसा है, उसमें हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से जांच की थी और उसको रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी की गई थी और उनसे कार्रवाई के लिए की गई थी, लेकिन कोई अभी तक कार्रवाई ठोस अभी नहीं हो पाई है, जिसके वजह से वो फाइल पूरी तरह दबा के रखी गई है। और हम तो निश्चित रूप से चक्रपाणी महाराज, अगर फाइल दबी हुई है तो आपको सामने आकर बताना चाहिए ना कि क्या आपकी रिपोर्ट में मिला था ऐसा जिस पर आपने कार्रवाई की अनुशंसा की थी, कार्रवाई हुई नहीं है। और आज राज्यपाल जी से हम लोग की मीटिंग हुई थी, हम भी थे, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी थे और सब लोग थे, और हमारी काफी उससे सक्रियता है ऐसी है। और कोर्ट ने जो सीबीआई जांच की बात की है, कोर्ट को हम लोग कोर्ट में जाएंगे और इसकी जांच कराएंगे, दूध की दूध और पानी की पानी कराएंगे। ऐसा नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो उत्तर प्रदेश को हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने देंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं, संतों की टीम बैठी नहीं है, काम कर रही है और सिर्फ वो कमेटी तैयार करके छोड़ देना ये कोई माने नहीं रखता, उसको एक अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। हमारा मात्र उद्देश्य नहीं चक्रपाणी महाराज, और किसी के साथ चक्रपाणी महाराज, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बहुत सीधा सवाल है। कैराना से 250 परिवारों का पलायन हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि पलायन गए भी थे, लेकिन कुछ रोजगार पे गए थे, कुछ आए भी थे जो रोजगार के लिए आए थे, तो हर प्रकार की थे। उसके रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा गया। लेकिन आज वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे उसके सीधे हम लोगों ने नाम लिखा कि वो इन्वॉल्व था, उस पर भी कार्रवाई नहीं। वहाँ पे हुकुम सिंह पे भी कहा गया उनका भी उसमें दोष था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो निश्चित रूप से दोनों तरफ से गलतियां थी और उसको राजनीतिक आग लगाने का जो प्रयास किया गया उसका भी उसमें पर्दाफाश किया गया है। लेकिन उजागर आज तक उसको उजागर किया गया। बस आपका कॉल। चलिए ठीक है, आप चक्रपाणी महाराज हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। कैराना की असलियत क्या है, हम चाह रहे हैं, बहुत सारे सवाल इस वक्त लोगों के जहन में हैं और कैराना के लोगों के जहन में है, यूपी के लोगों के जहन में है। उन सवालों का जवाब इस बहस के जरिए हम उनको दे पाएं तो बहुत अच्छा होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। क्या यूपी चुनाव से पहले कैराना को एक बार फिर मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या है कैराना की असलियत, इस पर हम बात करें। हमारे साथ तमाम खास मेहमान
बने हुए हैं। क्या चूंकि यूपी में चुनाव है इसलिए इस मुद्दे को और गरमाने की कोशिश की जा रही है या की जा सकती है? शहजाद, क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर के दंगा आरोपी ही नहीं, अब उनके ऊपर केस चल रहे, चार्जशीट फाइल हो गई है, उनको टिकट दिया और उनकी हरकतें देखो, संगीत सोम में फिर से ईसी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। मैंने पहले भी गिनाया साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, कैसे इनके नेता जहर उगल रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ विनोद जी से। विनोद जी ने पहले भी जिक्र किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं इनकी बात को मानने को तैयार हूं। एक ही एमपी ने क्यों लिस्ट बना के दी कैराना की? इनके तो 73, मतलब इनके भारतीय जनता पार्टी के वीएचपी जिसके करीब है उनके 73 एमपी है। अगर ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है और 5 साल से हो रहा है, तो एक भी दूसरे एमपी ने उनके क्यों एक लिस्ट नहीं बना के दी जिस तरीके से हुकुम सिंह ने लिस्ट दी है? क्यों ये तथ्य पेश नहीं कर पा रहे हैं? और मैं फिर से इनसे पूछ रहा हूं कि अगर ये इसको वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को कहते हैं, तो वीएचपी के होने के नाते बीजेपी के नहीं है। ये मुझे बताया कि परवेश वर्मा का जो बयान आता है कि मुसलमान के वोट हमें नहीं चाहिए, ये आतंकवादी है तो ये हमें वोट नहीं देते, या साक्षी महाराज का जो बयान है, या योगी आदित्यनाथ का बयान है, इन बयानों को भी वोट बैंक पॉलिटिक्स मानते कि नहीं मानते? नहीं रहे आजकल, वो तो नाराज चल रहे हैं। नहीं, वो अब विनोद बंसल साहब, ये सब भी बंद तो होना चाहिए ना। आप खुद मान रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखा जाए। प्रशासन का काम है कार्रवाई करना, सरकार का काम है कार्रवाई करना, कार्रवाई होनी चाहिए। फिर ये क्यों हो जाता है कि दंगों के आरोपी जो हैं वो स्पेशल हो जाते हैं? समीर भाई, यही तो देश का दुर्भाग्य है। देखिए, अभी जो बहस चल रही है कैराना की, और अपने शहजाद जी पहुंच रहे हैं बयानों पे। एक नेता के बयान में और जमीनी हकीकत में एक जमीन आसमान का अंतर होता है। एक व्यक्ति का बयान उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना महत्वपूर्ण होता है वो जमीन पर क्या हो रहा है आखिरकार। ये जो कैराना की घटना है समीर भाई, ये एक मात्र एक घटना है जो कि आपके चैनलों ने रिपोर्ट करी, और किसी तरह से वो अपने कहते हैं लोकल एमपी की एक विशेष मेहनत कर लो, या लोग ज्यादा पीड़ित हो गए तो इस वजह से वहां से वो एक्सपोज हो गया। अदरवाइज तो उत्तर प्रदेश के ऐसे अनेक जिले हैं, असंख्य जिले हैं जहां पर के इस तरह की घटनाएं आम हैं। आप, मैं कहता हूं, आप अपने कैमरे को लेकर के किसी भी मुस्लिम बाहुल एरिया में चले जाइए, आखिरकार वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति आप अपने पता लग जाएगा। और ये बंसल साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना। मैं कहता हूं ऐसे अनेक हिस्से हैं, और आप क्राइम रेट निकाल लो। मैं कहता हूं आप अपनी रिसर्च टीम। बंसल साहब, आपकी अगर ऐसी सोच है सुनिए, तो मुझे हैरानी होती है। आप तो ऐसे समाज को बांट कर रख देंगे। नहीं, मैं बांटने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। जनाब, हिंदुस्तान की खासियत ही यही है कि गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर देखने को मिलती है। गंगा जमुनी, ठीक है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बहुत मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। जनाब, तहजीब जब ऐसा नहीं है, तब तक हिंदू बाहुल्य है वहां पर। आप देखिए कि जहां पर हिंदू घटा वो देश बटा, स्थिति है। आखिरकार पाकिस्तान क्यों बना, अफगानिस्तान क्यों बना, बांग्लादेश क्यों बना, आखिरकार कश्मीर घाटी से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? आखिरकार अभी उत्तर प्रदेश के अनेक भाग जो है, उत्तर प्रदेश के जो नहीं, उत्तर प्रदेश के वहां पर हिंदू 66% से कम क्यों रह गया? मामला सामने आया है और पहली बार उठाया। ऐसा नहीं कि मीडिया नहीं उठाता। तो मैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, नहीं, सारे मामले मीडिया उठाता है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं आपको। जब उठाया, हम अल्पसंख्यक आयोग के पास भी गए थे। आपको बताऊं, दुनिया के अंदर ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि बहुसंख्यक समुदाय का कोई प्रतिनिधि अल्पसंख्यक आयोग के दफ्तर में जाकर के उनको रिकॉर्ड पेश कर रहा है, बाकायदा डाटा दे रहा है। हमने एविडेंसेस दिए। अल्पसंख्यक आयोग के पूरा आयोग बैठा हमारे साथ में, और हमने कहा, देखिए, ये अल्पसंख्यक समुदाय के कारण, उनके अतिवाद के कारण बहुसंख्यक समुदाय आज पीड़ित और प्रताड़ित महसूस कर रहा है अपने आप को। तो आपने अल्पसंख्यक समुदाय के कारण थोड़ी कर रहा था, कार्रवाई करिए। वो तो मुकीम काला गैंग के आतंक की वजह से कर रहा था। अरे सुनिए तो समीर भाई, सिर्फ मुकीम काला गैंग नहीं है। मैंने उत्तर प्रदेश के कम से कम नहीं तो 2 दर्जन से अधिक मामले अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के सामने रखे। मैं भी उसको कमेटी में था, और बाकायदा उनको कहा कि भैया ये अल्पसंख्यक समुदाय के कारण बहुसंख्यक हिंदुओं का उत्तर प्रदेश और बाकी हिस्सों में उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार हिंदू समाज कब तक सहन करेगा, मैं जानना चाहता हूं। ये इनका काम सिर्फ और सिर्फ देश को हिंदू मुस्लिम में बांट देना। वाह भाई वाह, ये कंफ्यूज है। भैया, देश का बंटवारा तो आप लोगों ने किया। ये कभी कहते हैं कि पूरे देश में पाकिस्तान आपने अरे भाई, मुझे बोलने दो। पाकिस्तान आपने बनाया, आपकी पार्टी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एडवाणी जी जिला को सेकुलर कह चुके, सेकुलर कह चुके। आप क्या बात कर रहे हो?
जो लोग आप ही की पार्टी आरएसएस के लोग जिन्हें आप लोगों ने बढ़वाया पाकिस्तान, आप लोगों ने बढ़वाया हिंदुस्तान से, पाकिस्तान अलग करवाया आप लोगों ने। और आप लोगों की आज भी इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से कि प्रधानमंत्री जी जाते हैं अफगानिस्तान और वहां सीधे नवाज शरीफ से मिलने चले जाते हैं। जो मकोल आपके हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, ये आपका काम है, ये आपकी पार्टियों का काम है। नहीं, और आज मैं ये बताना चाहता हूँ, आज भी मैं ये बताना चाहता हूँ, इतिहास में मत जाइए, बताना चाहता हूँ हाफिज सईद से आरएसएस का आदमी, हाफिज सईद से आरएसएस का आदमी मिलता है वहां जाकर के कासमी साहब, अब ये क्या बात कर रहे हैं? अभी का जो मुद्दा है उस पर बात मैं उसकी कीजिए, बात कर रहा हूं। जो बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक की बात की है विनोद जी ने, जी मैं उसका जवाब देना चाह रहे थे। जवाब देना चाह रहा था। ये जो कह रहे हैं कि बहुसंख्यक अभी अल्पसंख्यक के बहुसंख्यक कम होते चले जा रहे हैं, पहली बात तो ये बताएं, ये कहते हैं इस देश के सब पैदा होने वाले सभी हिंदू हैं और इसी वजह से घर वापसी करते हैं। तो आपको तो बड़ा फख्र होना चाहिए कि मुसलमान अगर पैदा बढ़ रहे हैं तो वो सबके सब हिंदू हो नहीं है। आप कर ही दोगे, कुछ को आप घर वापसी करा लोगे, कुछ को गाय के मामले में मार डालोगे, तो इसका मतलब ये आप कर लोगे। आपको तो फख्र होना चाहिए, जो काम आपसे नहीं हो पा रहा मुसलमान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप बांग्लादेश जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से हिंदू आता है तो आप उसको सिटीजनशिप दे देते हैं, बांग्लादेश से आता है तो उसको सिटीजनशिप दे देते हैं। ये बदतरीन अपीजमेंट की कहानी, अपीजमेंट शुरू कर दिया है मोदी सरकार ने। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जी, बांग्लादेश से अगर आता है वो हिंदू, नहीं कासमी साहब, तो उसको सिटीजनशिप दें। मुसलमान आए तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी, रोहिंग्या के मुसलमान आएंगे तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। कासमी साहब, लेकिन फिर ये भी तो होना चाहिए ना, अगर मान लीजिए कुछ हिंदू परिवारों ने पलायन किया है, वहां के कुछ बदमाशों से तंग आकर ही किया है, तो उसकी भी तो आवाज उठनी चाहिए ना। वो फिर डिनायल मोड में क्यों आ जाते हैं? अगर कुछ किया है तो लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करे, हाँ, लेकिन आप इसको हिंदू मुस्लिम का रंग नहीं दिया जाना चाहिए। आप ये मत कहिए कि वो मुकीम काला की जात देख लो, उसका धर्म देख लीजिए। इस तरह बात उसकी हो रही है। तो रामविलास यादव कौन है? आखिरकार उस कार्रवाई रामविलास यादव कौन है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हथियार जमा कर करके पूरे उत्तर प्रदेश को खत्म करने पे तुला हुआ था? उसकी भी जात देख लीजिए, छोटा राजन की भी जात देख लीजिए, उसका भी धर्म देख लीजिए। शहजाद, आप धर्म पर कब तक बांटते रहोगे देश? शहजाद, धर्म में हमें नहीं बांटना चाहिए, ये बातें बहुत सही हैं, लेकिन जब जैसा कि विनोद जी कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो भी डिनायल मोड में तो नहीं रहना चाहिए ना, फिर उसके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं एक लौता व्यक्ति हूँ कि जिसने जब पाकिस्तान में हिंदुओं को, बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया, हाँ, तो मैंने आवाज उठाई अपनी सरकार के साथ कि उनके साथ बात कीजिए, और हिंदुओं की ठेकेदारी करने वाले कोई नहीं आए। हाँ, तो मेरी दुर्गा पूजा के मामले में भी मैंने पिटीशन की। दुर्गा पूजा के नहीं, आपको पता नहीं है, फिर आपको पता नहीं है, फिर आपको पता नहीं है, सैयद अकबरुद्दीन के बयान उठा के देख लीजिए साहब, आप थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। मुझे बताइए, आप आखिरकार पाकिस्तान अरे साहब, मैं आपको जस्टिफाई करते नहीं, मैं भी आपको जस्टिफाई करते नहीं भूल सकता। जी, आपने उठाया नहीं ना, मैंने उठाया, मैं आपको बताऊं। जी, अब मैं इनसे एक सवाल डिनायल मोड को लेकर मैं आपको बताता हूं। मुकीम काला गैंग कौन है? वो लोग फिरौती करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं। एक्सटॉर्शन किससे करेंगे? किसी गरीब आदमी से तो एक्सटॉर्शन होगा नहीं। ये जाहिर सी बात है कि हिंदू वहां पे अमीर लोग थे, वहां पे दबदबा वाले और बनिए लोग और जो जिनके पास पैसा था उनको प्रताड़ित करते। जैसे मुसलमानों के पास वहां पैसा आने लगा तो उन्होंने तो मुसलमानों को भी एक्सटॉर्शन के उसमें लिया। तो उनके गुनाह से, सुनिए मेरी बात, उनके गुनाह के निशाने पर दोनों थे। और हम लोग अब देखिए, प्रॉब्लम विनोद बंसल की ये है। कार्रवाई क्यों नहीं? मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, कार्रवाई आपकी सरकार ने क्यों नहीं करी? आपके अलायंस वालों ने क्यों नहीं की? बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के रिकॉर्ड उठा लीजिए, रेप, कानून व्यवस्था, मारकाट, इसके मामलों में मध्य प्रदेश से उसके आंकड़े कहीं कम है। तो अगर उत्तर प्रदेश में इतनी उनको ये महसूस हो रही है तो मध्य प्रदेश में भी इनको जाना चाहिए। वरना ऐसे महसूस होता है कि मुकीम काला को तो ये गुनेगार कहते हैं पर गोडसे को देशभक्त कहेंगे। और इनसे पूछ लो, गोडसे आतंकवादी है? गोडसे आतंकवादी है, बोलिए। है आतंकवादी? हाँ ना बोलिए। गोडसे को आतंकवादी जो नहीं बोलते उसकी मानसिकता झलकती है। सुदेश वर्मा जी लग रहा है हमारे साथ जुड़ गए। सुदेश वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? हम मुकीम काला को गुनेगार कहते हैं पर आप गोडसे को देशभक्त कहते हो, ये क्यों करते हो आप? हमने नहीं कहा कभी। आपने बात कह रहे हो, तो साक्षी महाराज झूठ बोल रहे हो। जी जी विनोद जी, सुदेश वर्मा जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, अगर आपको याद है, अगर आप उसका जवाब दे पाएं, मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को लेकर। जी जी, मुझे याद है जी जी जी। देखिए, इशू मुद्दा ये है कि वहाँ गुंडे, ये तो मान रहे हैं पूनावाला जी भी गुंडे वहाँ हैं,
मुस्लिम गुंडे हैं, ये भी बात सही है। हाँ। लेकिन मुस्लिम गुंडे ने अपने आप को एक रिस्पेक्टेबिलिटी देने के लिए अगर इसको जिहाद का नाम गुंडों की जात ना बताइए ना। तो संगीत सोम कौन सा गुंडा है, कौन सा दंगाई है संगीत सोम? अगर जो संजीव बालियान कौन सा है, साध्वी ज्योति साध्वी सुन तो ले हम कौन है, उनकी बात सुन ले। ठाकुर कौन है? ठीक है, ठीक है, उनकी बात सुन ले पूरी। आप बताइए कौन सी सरकार है समीर अब्बास साहब, ये कौन सी सरकार है जो मरने के बाद लाशों में भी डिस्क्रिमिनेशन करती है कि मुस्लिम मारे जाएंगे तो ज्यादा में रकम मिलेगा, हिंदू मारे जाएंगे तो कम रकम मिलेगा। ये लोग तो फिरका परस्ती ऊपर से नीचे तक राजनीति करते हैं। ये किस चीज की बात कर रहे हैं? ये नहीं तो ये आपको सरकार एक्शन लेना चाहिए। आपने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को टिकट दे दिया। कर रहे हैं इसको। हाँ, मुजफ्फरनगर दंगे में क्या क्या हुआ है तो इनसे प्रधानमंत्री पूछिए के ना। शहजाद सारे के सवाल का सारे जवाब रह जाएगा। हमारे तरफ उंगली मत उठाइए, पूरे रिपोर्ट को पढ़ लीजिए जो रिपोर्ट आया था। सुदेश जी, मुजफ्फरनगर दंगों के 2 आरोपियों को टिकट दिया आपकी पार्टी ने, फिर ऐसे जो विचारधारा वाले लोग हैं उनको डिस्कार्ड करना चाहिए ना। देखिए आरोपित, सुनिए समीर अब्बास साहब, आपको हमारे भारत की पुलिस व्यवस्था के बारे में मालूम है। अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आप अगर हमें पसंद नहीं करें तो हमें आरोपी बना उत्तर प्रदेश की दीजिए। आरोप सिद्ध करने होंगे ना, कि किसी को भी आरोपी बना दीजिए, एफआईआर लॉन्च कर दीजिए और बोल दीजिए क्रिमिनल है। अगर किसी ने भी गलत किया है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, सुदेश जी, कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है संगीत सोम पर। संगीत सोम पर बाकायदा आरोप है कि उन्होंने दंगों को ट्रिगर किया। और आज भी संगीत सोम क्या कर रहे हैं, किस तरह का मटेरियल, किस तरह की सीडीज उनकी गाड़ियों में चल रही है, ये आपके सामने है सर। आप डिफेंड देखिए कर रहे हैं ना उनको। सर आरोप इसीलिए तो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में सब चलता है, ये मान लेते हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप उस तथ्य को प्रूव करिए, आप तथ्य को प्रूव करिए और डिस्क्वालीफाई करवा दीजिए। इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी बैठा हुआ है, किसने मना किया? समीर जी ठीक है जी, मनीष जी मानना है कि आरोप लगाया है, आरोप सिद्ध नहीं हुए। ठीक है, आरोप है आपके हिसाब से, ठीक है मनीष जी। समीर जी, इनके उत्तर प्रदेश में 18 ऐसे नेता हैं जो सुबह से शाम तक उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अल्पसंख्यक भाइयों को बुरी नजरों से देखते हैं, उनको अपशब्द कहने का काम करते हैं। आप एक बात बताइए, कैराना का मसला मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऐसा मसला उठाया गया। आप एक बात सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जब मंच पर चढ़ते हैं तो उनकी शुरुआत कहां से होती है? वो ये कहते हैं कि कोई मुसलमान मेरे बक्से में वोट नहीं डालेगा, नहीं तो नापाक हो जाएगा। आप एक बात बताइए, जिस नजरिए से भारतीय जनता पार्टी अब तक जो टिकट का बंटवारा 149 लोगों को किया गया है, क्या एक भी मुसलमान उसमें से है? शासन को न्यूट्रल होना चाहिए। इंडिविजुअल के स्टेटमेंट से आप अपने इम्पार्शियल शासन होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। शासन नहीं जस्टिफाई कर सकता कि किसी ने क्या स्टेटमेंट दिया। मनीष सिंह जी, लेकिन सवाल तो आज आपकी सरकार पर है ना, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आपने इस मामले में सही से जांच कराई होती, कार्रवाई की होती, दोषी लोगों के खिलाफ एफआईआर की होती, तो आज आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता। सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही सरकार, मुझे बताइए। आखिरकार सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? और अगर आपकी पुलिस जांच नहीं कर सकती तो सीबीआई जांच की सिफारिश कर दीजिए। न्यायालय में जवाब देगी। सिफारिश का हाई कोर्ट कह रही है, खुद सीबीआई जांच के लिए कह रही है। नहीं, अभी नहीं आप क्यों नहीं करवा रहे? हमारी सरकार इंतजार करिए विनोद जी, आप इंतजार करिए। हमारी जिसको एक मुसलमान भी कह रहा है कि वो गुंडा है, ठीक है, यहाँ पे मौलाना भी कह रहे गुंडा है, उस पे भी आरोप ही लगे, पर वो मुस्लिम गुंडा है, ये सुदेश जी ने कह दिया। साध्वी प्रज्ञा को कौन सी आतंकवादी कहेंगे सुदेश जी, मुझे बताए। और अगर नहीं कह सकते तो इससे इनकी राजनीति पता चल जाएगी, खुद माना मनीष, इससे उनकी राजनीति पता चल जाएगी। अरे अगर सुदेश जी कौन सी आतंकवादी है साध्वी प्रज्ञा, ये जरा बताइए। योगी आदित्यनाथ ये ऐसे नेता हैं जो मंचों पर चढ़ते हैं तो मुसलमान भाइयों को गाली देना शुरू करते हैं। क्यों ऐसा काम करते हैं वो? क्या हिंदुस्तान का नागरिक मुसलमान नहीं है? क्यों चुनाव के वक्त उनको ये चीजें कहनी पड़ती हैं? इसलिए कि हिंदू वोट पोलराइज हो, हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी। ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है, लोकसभा के चुनाव में चल गया, अब ये चलने वाला नहीं है। मेरा जवाब ले लीजिए सुदेश जी से। चलिए ठीक है, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर सिर्फ एक लाइन की बात समझ लेते हमारे राजनेता कि गुंडों का कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता, गुंडा गुंडा होता है, बदमाश बदमाश होता है। वो गुंडा है तो गुंडा ही करेगा, बदमाश है तो बदमाशी ही करेगा। इतनी छोटी सी बात अगर समझ में आ जाती, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक हित हैं, वोट बैंक की राजनीति है जिसके चलते ये सारे मुद्दे
टूल दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। सोमवार को एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।